Assalamu alaikum everyone. Today in this video we will talk about business and economic news from 9th April to 20th April 2022. पाकिस्तान की अगर हम बात करें इकोनॉमिक न्यूज़ के हवाले से तो पाकिस्तान में सियासी मंजरनामा तब्दील हो चुका है। मरकज़ में तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म होने के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, MQM समेत दीगर छोटी जमातों के इत्तेहाद से नई काबीना तश्कील दी जा चुकी है। बज़ाहिर इस तब्दीली के मुस्बत असरात सामने आ रहे हैं। डॉलर की कीमत तकरीबन 8 रुपए कम हुई। स्टॉक मार्केट में एक दिन के अंदर ही 1700 पॉइंट्स का इजाफा हो गया। इससे पहले भी ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। ये जो इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट के चेंज होने के फौरन बाद जो तब्दीली आई है, डॉलर की रुपए में कदर में 8 रुपए कम होना और स्टॉक मार्केट में तकरीबन 1700 पॉइंट्स का इजाफा होना, ये सब का सब मसनूई था। नई हुकूमत ने ना तो मार्केट में डॉलर्स इंजेक्ट किए और ना ही बरामदात में कोई इजाफा हुआ। इसके बावजूद दोनों में डॉलर का रेट 8 रुपीज से कम होना इस दावे को तकवीत देता है कि बड़े ब्रोकर्स गैर यकीनी सियासी सूरत हाल से फायदा उठाते हुए डॉलर्स की खरीदो फरोख्त और सट्टे के जरिए मसनूई तलब पैदा कर रहे थे। माहिरीन के मुताबिक मौजूदा दरामदात और बरामदात के हिसाब से डॉलर का रेट जो है वो 155 रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अगर ज़मीनी हक़ाइक़ पर बात करें तो ये कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि नई हुकूमत को मुश्किल चैलेंजेस का सामना हो सकता है, जिनमें पेट्रोलियम मसनूआत पर 40 रुपए तक की सब्सिडीज़ और ऑयल कंपनी के पास तेल दरामद करने के लिए डॉलर की कमी जैसे इशूज़ सरफहरिस्त हैं। ऑयल कंपनीज के पास डॉलर्स की कमी के बायस मुल्क में लोड शेडिंग की जा रही है। ये सूरत हाल माशी अदम इस्तेकाम की तरफ जा रही है। इसके अलावा शायद इसीलिए कौमी मुआशी एडवाइजरी कौंसिल की तश्कील नौ की जा रही है। हुकूमत के बयान भी शदीद मुआशी बहरान की तरफ इशारा करता दिखाई दे रहा है कि सबसे बड़ा चैलेंज तबाहकुन मईशत और महंगाई पर काबू पाना है, क्योंकि PTI खजाना खाली छोड़कर गई है। अलबत्ता इस बयान के हवाले से मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं। तहरीक इंसाफ के हामी बेहतरीन मुआशी आदाद शुमार छोड़कर जाने का दावा कर रहे हैं, जबकि नई हुकूमत मुख्तलिफ मंजर पेश कर रही है। शहबाज गुल साहब ने ट्वीट किया है कि तहरीक इंसाफ जो है 22 अरब डॉलर्स के ज़र मुबादला के ज़खायर छोड़कर जा रही है। इस हवाले से स्टेट बैंक का रिकॉर्ड मुस्तनद दलील माना जा सकता है। स्टेट बैंक के मुताबिक ज़र मुबादला के ज़खायर 17 अरब 40 करोड़ डॉलर्स हैं, जिनमें से स्टेट बैंक के पास सिर्फ 11 अरब 30 करोड़ डॉलर हैं। 6 अरब 10 करोड़ डॉलर दीगर बैंक्स के पास हैं। स्टेट बैंक के पास मौजूदा ज़खायर में से 4 अरब डॉलर चीन के हैं, 3 अरब डॉलर जो सऊदी अरब के हैं, 2 अरब 45 अरब डॉलर जो हैं पहले 2 अरब 45 करोड़ डॉलर्स मुत्तहिदा अरब इमारात और 500 यानी 500 मिलियन डॉलर्स कतर ने पाकिस्तान को पार्क करने के लिए दिए रखे। यानी पाकिस्तानी मलकती तकरीबन 1 अरब 30 करोड़ डॉलर्स हैं। इसके अलावा वजारत खजाना के मुताबिक इस साल तकरीबन 5600 यानी 5600 अरब रुपए से ज्यादा का बजट खसारा हो सकता है। इसमें कंपनीज का 800 अरब रुपए का खसारा इसके अलावा है। तजारती खसारा 45 अरब डॉलर से तजावुज करने की इत्तलात हैं। यह आदाद शुमार पाकिस्तानी मीशत के लिए खतरे की घंटी बजाने के लिए काफ़ी दिखाई देती हैं। नई हुकूमत को बजट खसारा कम करने के लिए ठोस इकदाम करने की जरूरत है। यहाँ सवाल ये है कि नई हुकूमत क्या इकदाम कर सकती है। बज़ाहिर पाकिस्तान के पास शायद इस वक्त ज़्यादा ऑप्शन नहीं बचे। IMF की सख्त शराइत पर अमल करना ज़रूरी होता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा वज़ीर आज़म पाकिस्तान के सऊदी अरब और चीन के दौरों की इत्तलात भी ज़ेर गर्दिश है। मुमकिन तौर पर पाकिस्तान को माली बहरान से निकालने के लिए मजीद मदद मांगी जा सकती है। उम्मीद की जा रही है कि दो ममालिक एक मरतबा फिर मुश्किलों में पाकिस्तान की मदद कर सकते हैं और मुल्क को किसी तरह से डिफॉल्ट होने से बचाया जा सकता है। ठीक है, तो ये तो कुछ पोजीशन थी जो अब बज़ाहिर हमें नज़र आ रही है सामने। अब हम थोड़े से न्यूज़ की तरफ जाएंगे। फर्स्ट हमारे पास न्यूज़ है कि मॉनेटरी पॉलिसी का रेट जो है स्टेट बैंक ने 12.25% कर दिया। यानी इस वक्त जो मॉनेटरी पॉलिसी रेट है वो इंक्रीज होकर 12.25% हो गया। अच्छा, अब स्टेट बैंक से पूछा गया है कि भाई आपने जो रेट इंक्रीज किया है इसका आपका मकसद क्या था।
तो उन्होंने टू मेन पर्पस बताए हैं। फर्स्ट उन्होंने बताया कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, और सेकंड है प्राइस स्टेबिलिटी को कंट्रोल करना। ठीक है, प्राइस को स्टेबल करना। अब मसला ये कि अगर हम इसको देखें, मॉनेटरी पॉलिसी का जो रेट इंक्रीज हुआ इसका इम्पैक्ट कहाँ जाएगा। फर्स्ट ये कि जैसे ही आपने रेट इंक्रीज किया तो जो बोरोविंग है वो कम हो जाएगी। क्यों? इसलिए कि वो एक्सपेंसिव हो गई। जब आपने रेट इंक्रीज कर दिया यानी स्टेट बैंक ने, तो बोरोविंग जो है वो एक्सपेंसिव हो गई, यानी तो वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्या होगा? इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगी, लिहाजा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो जाएंगे, वो भी कम हो जाएंगे, यानी इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं पर मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट होनी थी, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएंगी, यानी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कम हो जाएंगे, यानी उससे रिलेटेड डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, तो उसकी बेस पर जो इन्फ्लेशन है वो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा और प्राइस स्टेबल हो जाएगी। ये पूरी एक मैक्रो इकोनॉमिक्स की साइकिल है जो भी हमने चलाई है। ठीक है, तो फर्स्ट तो इम्पैक्ट ये आ रहा है कि बोरोविंग कम हो जाएगी, उसके बेस पे इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, कंजम्पशन कम हो जाएगी। ठीक है, फिर डिमांड उसकी कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अब बात करते हैं कि इन्वेस्टर है, उसने एक बिल्डिंग बनानी है। ठीक है, वो बिल्डिंग बनाएगा, बिल्डिंग बना के उसने सेल करनी है। अब बिल्डिंग बनाने के लिए उसको चाहिए लोहा, चाहिए बजरी, चाहिए सीमेंट चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा, इस सबकी डिमांड कम हो जाएगी। अब वो लोहा, बिजली, सीमेंट, बजरी, ये तमाम चीजें परचेज नहीं करेगा मार्केट से, इसलिए कि पीछे से उसने जो क्या कहते हैं बैंक से फाइनेंसिंग करनी थी वो बहुत एक्सपेंसिव हो गई है, तो वो तमाम चीजें रोक देगी। तो इन सबकी डिमांड मार्केट में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, प्राइस स्टेबल हो जाएंगे। तो एक तो इम्पैक्ट ही आ गया। अच्छा, सेकंड पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या आएगा? पॉजिटिव इम्पैक्ट ये आएगा कि जब आप मॉनेटरी पॉलिसी रेट इंक्रीज करेंगे तो उससे हॉट मनी मुल्क के अंदर आती है। हॉट मनी क्या है? एक टेम्परेरी मनी होती है, जब तक कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ये हाई है, जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं वो मुल्क में आपके इन्वेस्टमेंट करेंगे ताकि उससे कुछ प्रॉफिट अर्न कर लें। तो मुल्क के अंदर हॉट मनी इंक्रीज हो जाएगी। हॉट मनी आएगी यानी डॉलर्स आएंगे, यानी फॉरेन रिजर्व इंक्रीज हो जाएगा। जब रिजर्व इंक्रीज हो जाएंगे तो डॉलर की प्राइसेस जो इतनी हाई हो रही है वो कम हो जाएगी। पाकिस्तान की वैल्यू जो है, पाकिस्तानी रुपीस की वैल्यू वो बढ़ जाएगी, यानी हमारे रुपए की कदर बढ़ जाएगी। ठीक है, अच्छा, तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है दूसरी तरफ हम देखें तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, वो मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे। और हमारे जो क्या कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, उसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी। ठीक है, तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें पॉलिसी रेट के हवाले से, तो दुनिया में बाजाहिर देखें तो पाकिस्तान का रेट इस वक्त बहुत हाई है, पॉलिसी रेट बहुत ज्यादा है। अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो उसका 4.75% है पॉलिसी रेट, चाइना का 3.7% है, इंडिया का 4% है, हांगकांग का 0.75% है, थाईलैंड का 0.5% है। और पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान का 12.25%। यानी इस वक्त बाजाहिर देखी जाए, बाजाहिर ही क्या है, पॉलिसी रेट ज्यादा है इस वक्त। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फॉरेन रिजर्व की बात करें तो फॉरेन रिजर्व जो है इस वक्त 10.85 बिलियन डॉलर्स के रिजर्व है हमारे पास। जैसे कि अभी हमने स्टार्ट में डिस्कस किया कि पीटीआई की गवर्नमेंट जो है जब वो गई थी तो उनके मुताबिक, यानी शहबाज गुल साहब के मुताबिक, जो उन्होंने ट्वीट किया था कि पाकिस्तान तहरीक साहब जो है 22 अरब डॉलर्स, यानी 22 बिलियन डॉलर जो है वो छोड़ के गई थी खजाने के अंदर। फिर हमने डिस्कस किया कि नहीं भाई, वो स्टेट बैंक की अगर हम हवाले से बात करें तो स्टेट बैंक का रिकॉर्ड मुस्तनिद है हमारे लिए। तो स्टेट बैंक बोल रहा है कि जखायर जो थे उस वक्त जो है 17 अरब डॉलर थे, 17 अरब 40 करोड़ डॉलर थे, जिसमें से क्या कहते हैं 11 अरब तो दूसरे बैंक से पास होते हैं। तो बात करते हैं ना फॉरेन रिजर्व की, तो फॉरेन रिजर्व जो है उसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक तो स्टेट बैंक के पास जो अमाउंट है और ये रिजर्व है, और जो कमर्शियल बैंक के पास जो रिजर्व है, उनको ऐड करके टोटल करके बताई जाती है कि हमारा जो रिजर्व है वो 17 बिलियन डॉलर। ठीक है, तो अभी जो बताई गई अमाउंट या फिगर्स है वो ये है कि 10.85 बिलियन डॉलर के रिजर्व इस वक्त मौजूद है। ठीक है, तो हो सकता है जो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुआ इसकी बेस पर आपके रिजर्व इन फ्यूचर इंक्रीज हो जाए। डॉलर की बात करें, डॉलर रेट जो है इस वक्त 184.44 हो गया है, और बाहर अभी 181 तक आ गया था, तो इसमें थोड़ी सी कमी और भी देखने में आई थी, दोबारा इंक्रीज हो गया है। तो स्टेट बैंक के हवाले से अगर हम बात करें, और अभी जो हमने एक मैक्रो साइकिल चलाई थी उसके हिसाब से अगर बात करें, इन फ्यूचर हो सकता है कि डॉलर का रेट नीचे आ जाए।
अच्छा, ऑयल की बात करें, ब्रेंट ऑयल की बात करें, इस वक्त जो इंटरनेशनल मार्केट में पर बैरल ऑयल जो है $111 का हो गया है। और WTI की बात करें तो वो हो गया है $160 का। ठीक है, पर बैरल की बात करें। इसके हिसाब से देखा जाए तो सब मार्केट में प्राइसेस जो चल रही है पेट्रोल की, उसमें भी गवर्नमेंट ने क्या कहते हैं, ₹40 की सब्सिडीज दी हुई है। अगर वो हटाते तो अभी जो 150 पॉइंट समथिंग इस वक्त रेट चल रहे हैं पर लीटर के, तो शायद 190 के करीब हो जाएंगे। ठीक है। तो वजह यही है कि यूक्रेन और इस वक्त जो रूस के दरमियान में एक कॉन्फ्लिक्ट है, एक वॉर चल रही है। ठीक है, उसकी वजह से भी मार्केट के अंदर ऑयल की प्राइसेस इंक्रीज हुई है। और इसके अलावा जो एनर्जी से रिलेटेड चीज़ें हैं उनकी प्राइसेस इंक्रीज हुई है। और इन फ्यूचर मजीद इंक्रीज होने के चांसेस भी हैं इसमें। अच्छा, रेमिटेंस की बात करें, रेमिटेंस इस वक्त पाकिस्तान की $23 बिलियन की हैं, जो कि ये है जुलाई से मार्च की हम बात करें। ठीक है, जुलाई 2021 से मार्च 2022 तक जो रेमिटेंस आएंगे पाकिस्तान के, वो $23 बिलियन की। तकरीबन आपके एक्सपोर्ट भी इतनी है, यानी एक्सपोर्ट के बराबर आपके रेमिटेंस चल रही है। स्टॉक एक्सचेंज की बात करें, स्टॉक एक्सचेंज जो है 100 इंडेक्स 45,943 पे क्लोज हुआ है। इससे पहले थोड़ा कम हो गया था, अपनी थोड़ी सी इस पर बेहतरी नजर आई है। आज थोड़ी सी बेहतरी आई है। डॉलर के रेट की बात करें, सॉरी गोल्ड रेट की बात करें, 24 कैरेट का जो पर तोला गोल्ड है वो 1,33,500 का है। बिल्कुल इसी तरह 24 कैरेट का 10 ग्राम जो गोल्ड है वो 1,14,455 पे चल रहा है। करंट अकाउंट डेफिसिट $12.1 बिलियन का है जुलाई से फेब की अगर बात करें। इस टाइम पीरियड में करंट अकाउंट डेफिसिट जो है $12.1 बिलियन का है। फॉरेन ट्रेड की बात करें तो जुलाई से मार्च 2022 तक, यानी जुलाई 2021 से मार्च 2022 तक आपकी इंपोर्ट $58.7 बिलियन की है, एक्सपोर्ट $33.3 बिलियन की है। और उसकी बेसिस पे आपका ट्रेड डेफिसिट $35.4 बिलियन का, यानी बहुत ज़्यादा डेफिसिट है। इंपोर्ट्स देखें आपकी कहाँ जा रही है, यानी डॉलर की इतनी ज़्यादा वैल्यू होने के बाद, यानी डॉलर की अगर हम देखें 184 तक चला गया डॉलर। ठीक है, उसके बावजूद भी आपकी इंपोर्ट्स इतनी है, इसलिए कि जब डॉलर की वैल्यू बढ़ती है, डॉलर की प्राइसिंग बढ़ती है, तो आपकी इंपोर्ट्स एक्सपेंसिव हो जाती है, एक्सपोर्ट्स चीप हो जाती है। ठीक है, एक्सपोर्ट चीप हो जाती है तो आपकी इंपोर्ट्स कम होनी चाहिए और एक्सपोर्ट्स को बढ़ना चाहिए, जिसकी बेसिस पर आपका ट्रेड डेफिसिट भी कम होना चाहिए। देखते हैं आगे क्या होता है। अच्छा, अभी आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करें, यानी इन्फ्लेशन की बात करें, तो CPI आपका चल रहा है 12.7%। ठीक है, तो इसके अंदर इन्फ्लेशन की हम बात करते हैं। इन्फ्लेशन को जो दो तरह के होते हैं, एक होता है हेडलाइन इन्फ्लेशन जिसको आप बोलते हैं CPI, की जो भी हम बात करें CPI की हेडलाइन इन्फ्लेशन। ठीक है, थोड़ा ज्यादा होता है। और एक होता है कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन में आपकी फूड और एनर्जी जो है, एनर्जी से रिलेटेड जो प्रोडक्ट होती हैं, आइटम्स होती हैं, उसको इंक्लूड नहीं करते, उसको एक्सक्लूड कर देते हैं, यानी उसको निकाल देते हैं। इसलिए कि उनकी प्राइस गैर मुस्तहकम होती है, बहुत ज़्यादा उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो फूड और एनर्जी जो आइटम्स हैं उनको उसमें से एक्सक्लूड कर देते हैं। उसकी बेसिस पे जो आप इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते हो वो कोर इन्फ्लेशन होता है, वो थोड़ा कम होता है। और ओवरऑल एक जो इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते हैं वो हेडलाइन इन्फ्लेशन कराते हैं, यानी CPI, वो 12.7% है इस वक्त। ठीक है। अच्छा, IMF की रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम देखें तो IMF के मुताबिक जो है इस वक्त पाकिस्तान का जो ग्रोथ रेट है GDP ग्रोथ रेट, वो 4% तक एक्सपेक्टेड है इस साल। और इन्फ्लेशन जो है वो 8 to 11% तक एक्सपेक्टेड है, IMF ने जो रिपोर्ट अभी इशू की। ठीक है। बज़ाहिर अगर हम देखें, अभी ने शायद आपने सुनी होगी न्यूज़ श्रीलंका के हवाले से, कि श्रीलंका हुकूमत ने मुल्की कर्जे $52 अरब से तजावुज होने पर सरकारी सतह पर दिवालिया होने का ऐलान कर दिया था। श्रीलंका के ज़र मुबादला के ज़खायर $1 अरब 93 करोड़ हैं, जबकि इसने इस साल $4 अरब कर्ज की मद में अदा करने थे। अगले हफ्ते श्रीलंका को 70 बिलियन डॉलर इंटरनेशनल बॉन्ड्स की सूरत में अदा करने थे, लेकिन इसके बाद डॉलर्स खत्म हो गए थे। हाल ही में श्रीलंका के सेंट्रल बैंक का चीफ भी तब्दील किया गया, शरह सूद को दुगना कर दिया गया। मगर सवाल ये कि श्रीलंका ने ऐसी क्या गलती की कि हालात इस कदर खराब हो गए। फिलहाल तो बड़े मामला देखने में आए श्रीलंका के अंदर, और इकोनॉमिकली अगर हम देखें जो तकरीबन डिफॉल्ट हो गया है। ठीक है, तो इसके पीछे कौन से मामला थे, सियासी कायदीन का मसला था या दूसरे कोई इकोनॉमिकल इशू वाकई थे, तो इस हवाले से कोई हतमी राय तो नहीं दी जा सकती। लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि
मुबैना तौर पर कुर्सी ना छोड़ने और अपोजिशन को दीवार से लगाने की रवैश ने मौजूदा सूरत हाल को जन्म दिया है, ऐसा लगता ही है। फिलहाल पाकिस्तानी सियासतदानों को श्रीलंका की सूरत हाल से सबक सीखने की जरूरत है। इख्तिलाफात को तूल देने के बजाय मुल्क मफाद में इकट्ठे बैठकर मसाइल का हल तलाश करना जरूरी है इस वक्त। और शायद अब भी वक्त सियासी कायदीन के हाथ में है, वो उसको बैठ के जो है इसमें बेहतरी ला सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको स्टॉप करते हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, फॉरवर्ड करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।